गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कल हमने जो स्टडी किया फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर से ग्रेविटेशनल फोर्सेस को स्टडी किया। आज जो हमारा कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को लेकर है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आप लोगों को कंसेप्ट बताए गए हैं आप लोग उनको अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, और हमारी यही कोशिश है कि हम अपने अंदर भी डे बाय डे इंप्रूवमेंट करते रहें और आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो अच्छे से बताते रहें। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के नाम से है, जो कि सेकंड फंडामेंटल फोर्स है यहाँ। तो आज का टॉपिक आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के नाम से कंसेप्ट है। और देखिए इस कंसेप्ट के बारे में हमें चार्ल्स डे ऑगस्टिन कूलॉम या कूलॉम के द्वारा बताया गया था 1785 के अंदर। और ये जो कंसेप्ट आपका ये हमें बताता है चार्जेस के बीच में फोर्स को। आप लोगों ने स्टडी कर रखा है दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। या पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में यहाँ फोर्स हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में यहाँ फोर्स हो सकता है, या पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में यहाँ फोर्स हो सकता है। ऐसे फोर्स को ही आप लोग नाम देते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या इसको आप लोग नाम दे सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलॉम फोर्स के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। तो जैसा कि कल आप लोगों ने स्टडी किया कि दो मास ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसे ही हमारा ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में क्या होगा, मास की जगह पे चार्ज आ जाएगा। तो यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के, और एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो चलिए पहले मैं इसकी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को लिखता हूँ, उसके बाद हम इसको मैथमेटिकली और जो हमारे सिलेबस के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, the force of interaction, the force of interaction between two point charged particles is directly proportional to product of the magnitude of the charges and inversely proportional to square of distance between them, and the force acts along the line which joining them। तो चलिए अब बात करते हैं इस फोर्स के बारे में। ये फोर्स हमें कहता है कि ये क्या है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब आप लोगों को याद रखना है कि इंटरेक्शन में अट्रैक्शन भी हो सकता है
या रिपल्सन भी हो सकता है। तो यानी कि नेचर में ये जो फोर्स है ये रिपल्सिव भी है या फिर ये अट्रैक्टिव भी है। किन के बीच में? दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। अब यहां आपको समझना है मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा। मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव की मल्टीप्लिकेशन करते हैं नेगेटिव के साथ, तो आप लोगों को पता आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। लेकिन जब हम लोग मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। मैंने कहा अगर पॉजिटिव की और नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर वैसे नेगेटिव आता है, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड मॉडुलस को कंसीडर कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो फोर्स आपका वो कौन सी फॉर्म में है? मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर है। और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही आप लोगों को बताई गई है, यहाँ फोर्स की डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। तो ये आपका कूलॉम फोर्स होता है यहाँ इस केस में। और फिर आपको बताया गया कि फोर्स उसी लाइन के साथ काम करता है जो डिस्टेंस उन चार्जेस को आपस में क्या करती है? ज्वाइन करती है। तो आप लोग कंसीडर करते हो कि मान लीजिए आप लोगों के पास Q1 और Q2 क्या है? दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो डिस्टेंस कितना है? r डिस्टेंस। तो यहां कूलॉम हमें कहता है कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। और मैग्नीट्यूड के लिए ये सिंबल लिया जाता है, मॉडुलस के लिए ये सिंबल लिया जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है। और इस फोर्स को फिर हम लोग लिख सकते हैं कि F हमारे पास होगा किसके इक्वल? के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर के इक्वल। यहाँ जो ये स्मॉल k है ये कूलॉम कांस्टेंट के नाम से या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। तो आप लिखोगे वेयर स्मॉल k इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या इसका दूसरा नाम क्या है? कूलॉम कांस्टेंट। और इस k की जो वैल्यू लिखी जाती है वो लिखी जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी फॉर द फ्री स्पेस है, वैक्यूम है या एयर के केस में। तो इसका मतलब हमने स्टार्टिंग में क्या कंसीडर किया? इन चार्ज पार्टिकल्स के जो बीच में मीडियम है वो फ्री स्पेस है। तो हम कहते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। अब आप एक बात समझिएगा, यहां परमिटिविटी के अंदर आया है परमिसिबल। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं बात करता हूं करंट की। क्या करंट जो ड्राई वुड से पास हो जाएगा या किसी प्लास्टिक के अंदर से पास हो जाएगा? आप लोग आंसर दोगे नो। करंट किसके अंदर से पास नहीं हो सकता? प्लास्टिक के अंदर से पास नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं आप लोगों को कि करंट को हम किसी मेटल के अंदर से पास करवा सकते हैं तो आप कहोगे यस। तो इसका मतलब मीडियम की भी प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट को पास होने दे या ना होने दे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को ही हम लोग नाम देते हैं उस मीडियम की परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट किसकी परमिटिविटी है? ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। समझ गए आप लोग बात? परमिटिविटी का मतलब हुआ मीडियम की प्रॉपर्टी से कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पास होने दे या ना होने दे। ऐसी प्रॉपर्टी को ही आप लोग नाम देते हो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये एप्सिलॉन नॉट किसकी परमिटिविटी है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अब कोई जरूरी नहीं कि हर एक की जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस जैसी परमिटिविटी रहेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका ये कूलॉम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के केस में अलग अलग हो सकती है। और मीडियम के केस में परमिटिविटी का जो सिंबल लिया जाएगा वो एप्सिलॉन लिया जाएगा।
क्या लिया जाएगा? एप्सिलॉन। यहाँ मीडियम के केस में परमिटिविटी का सिंबल लिया जाता है। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि मीडियम के केस में इस कूलाम्ब कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? बदल जाती है। हाँ, ये लिख लो अब आप यहाँ कि फ्री स्पेस के केस में इस k की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलाम्ब स्क्वायर। यहाँ कूलाम्ब चार्ज की यूनिट होती है, मीटर लेंथ की यूनिट होती है और न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। क्योंकि k किसके बराबर आएगा हमारे पास? Fr² डिवाइड में Q1 Q2 आ जाता है। तो इस तरीके से हम फोर्स की यूनिट को न्यूटन बोलते हैं। और फिर आपके पास लेंथ के लिए मीटर होता है और चार्ज के लिए कूलाम्ब होता है। इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आप लोगों के पास वो होती है 8.854 × 10⁻⁻12 और इसकी SI यूनिट हो जाती है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलाम्ब स्क्वायर। तो ये है हमारे पास कूलाम्ब फोर्स के बारे में। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या क्या प्रॉपर्टीज आप लोग यहाँ डिस्कस करते हो? जैसे कि कल हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे अब कूलाम्ब फोर्स की प्रॉपर्टीज को, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि ये जो फोर्स है ये रिपल्सिव भी हो सकता है, नेचर में अट्रैक्टिव भी हो सकता है। और ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो कूलाम्ब फोर्स आपका वो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव है और नेगेटिव के बीच में भी रिपल्सिव है और साथ में ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कैसा होगा? अट्रैक्टिव। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, ये फोर्स नेचर में कैसा हो सकता है? अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। तो आप लिखोगे फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इन नेचर। तो कैसे? अगर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव फोर्सेस हैं या सॉरी चार्जेस हैं तो क्या होगा? ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन की डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? अंदर की तरफ, इनवर्ड। और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स कैसा है? नेचर में अट्रैक्टिव है। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हो तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और रिपल्सन की डायरेक्शन जाएगी इस तरफ, बाहर की तरफ हमेशा। तो ये रिपल्सन की डायरेक्शन आ जाती है। ऐसे ही ये वाला चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा तो ये फोर्स हो जाएगा आपका नेचर में कैसा? रिपल्सिव फोर्स। तो ये है इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ये नेचर में अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी हमें कहती है इट ऑल्सो ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, और इनवर्स स्क्वायर लॉ आप लोगों को बताया गया है 1/r² होता है। तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। और कल मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज के अंदर आप लोगों को बताया था कि कोई भी क्वांटिटी है, चाहे वो फोर्स है, एनर्जी है, ऐसी कोई भी क्वांटिटी क्या करती है? अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हमेशा सेम मिलेगी। और वो प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई गई थी, जैसे मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं यहाँ, कि वो सेंट्रल होंगे नेचर में। अब सेंट्रल का मतलब कि जो आप डिस्टेंस कंसीडर करोगे वो दो चार्ज के सेंटर से कंसीडर करोगे, दो चार्ज के सेंटर ऑफ मास से उन डिस्टेंसेस को कंसीडर करते हैं। इस कारण ऐसे फोर्स क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्स होते हैं नेचर में। फिर आप लोगों को बताया गया था कि ऐसे फोर्स नेचर में क्या होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं। और मैंने उस दौरान आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज के अंदर बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? जिनके द्वारा वर्क डन या जिनके अगेंस्ट वर्क डन डिपेंड करे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, नॉट ऑन द पाथ। तो यहाँ क्या होगा कि आप भले ही कोई से मर्जी पाथ को फॉलो करो, लेकिन सिर्फ जो वर्क डन होगा इस तरह के फोर्सेस के कारण वो डिपेंड करेगा पोजीशंस पर, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। तो इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी नेचर में कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर आप लोगों को बताया गया था कि ऐसा फोर्स क्या होता है? लॉन्ग रेंज फोर्स होता है।
अब लॉन्ग रेंज फोर्स के बारे में आप लोगों को वहां क्या बताया गया था कि ऐसे फोर्सेस जो होते हैं वो इफेक्टिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ कूलॉम फोर्स का जो फॉर्मूला है वो इसके बराबर है k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर के बराबर। और r की वैल्यू को जब आप इनफाइनाइट रखोगे और आप लोगों को बताया गया कि जो 1 बाय इंफिनिटी है वो 0 के बराबर है, तो ही ऐसी कंडीशन में f क्या होता है, 0 होता है। इस कारण जो आपका कूलॉम फोर्स है वो कैसा फोर्स है नेचर में, लॉन्ग रेंज फोर्स है। फिर आप लोगों को ये बताया गया कि जो ऐसे फोर्स होते हैं हम लोगों के वो नॉर्मल फोर्स होते हैं नेचर में, ये नॉर्मल फोर्सेस होते हैं नेचर में। और मैंने क्या बताया था कि ये जो लीनियर डिस्टेंस है इनके बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के साथ ही ये फोर्स क्या करता है, काम करता है, जिसके कारण इसको आप लोग नाम दे सकते हो फेस टू फेस इंटरेक्शन, यानी कि नॉर्मल फोर्स आप लोग नाम दे सकते हो। तो इस तरीके से हमने कल आप लोगों को बताया था कि कोई भी लॉ या कोई भी क्वांटिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होती है। सेंट्रल होता है वो कंजर्वेटिव होता है, लॉन्ग रेंज होता है और नॉर्मल फोर्स होता है नेचर में। तो यानी कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ क्या करती है, मैच करती है। और वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मैच करती है, एक तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, और कोई भी अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करे तो वो कैसा है, सेंट्रल है, कंजर्वेटिव है, लॉन्ग रेंज है और नॉर्मल फोर्स होगा नेचर के अंदर। तो चलिए अब इसकी कुछ अगली प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ले हम लोग, और वो अगली प्रॉपर्टीज हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है उसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो इसकी कुछ अगली प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि ये मीडियम पे डिपेंड करने वाला फोर्स है। कैसा फोर्स होगा ये, मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होगा। तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है नेचर में। अब देखिए मीडियम डिपेंडेंट फोर्स कैसे है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ जो कूलॉम कांस्टेंट होता है उसकी जो वो है मीडियम पे डिपेंड करता है, और मीडियम पे डिपेंड करने के कारण कूलॉम कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग मीडियम के केस में कैसी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो चलिए इस बात को हम देखते हैं कैसे हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास मान लीजिए Q1 Q2 जो चार्जेस हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या है आपके पास, r डिस्टेंस, और यहाँ मीडियम कितना है, एयर मीडियम है। अब यहाँ इनके बीच में फोर्स क्या है, मान लीजिए F फोर्स है। और फिर हम लोगों ने क्या किया, उतना ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड रखा, यानी कि चार्जेस की उतनी ही न्यूमेरिकल वैल्यू को रखा, उनके बीच में उतना ही डिस्टेंस रखा, लेकिन इनके बीच में मीडियम को बदल दिया। मान लीजिए अब इनके बीच में मीडियम है ऑयल, अब ऑयल के बीच में क्या हुआ, मीडियम हुआ। क्या अब भी फोर्स F रहेगा, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि K बदल जाएगा। यहाँ कूलॉम कांस्टेंट जो है आपका वो ऑयल के केस में कुछ और होगा, तो इसलिए अब हम फोर्स को लिखेंगे यहाँ किससे, F डैश से, और F डैश हम लोगों के पास होगा किसके बराबर, K डैश Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। और K डैश K से क्या है, अलग है, K डैश किससे अलग होगा, K से अलग होगा। इस कारण हम लोग कहेंगे कि जो कूलॉम फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, और ये एक डिफरेंस भी है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है, वो कभी भी मीडियम पे डिपेंड करने वाला फोर्स नहीं होता है। लेकिन आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि जो कूलॉम फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो मीडियम पे डिपेंड करने वाला फोर्स है। तो एक डिफरेंस कूलॉम फोर्स के बीच में और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में ये रहेगा। तो चलिए अब अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम लोग। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहते हैं, मान लीजिए आपके पास दो चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2, और इनके बीच में अब फोर्स कितना है, मान लीजिए F फोर्स है। और क्या हो जाए, इनके बीच में कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल आ जाए, Q1 Q2 के बीच में क्या आ जाए, कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल आ जाए, तो बताइए अब F Q1 और Q2 के बीच में क्या फोर्स F रहेगा या बदल जाएगा। तो हम कहेंगे Q1 Q2 के बीच में जितना फोर्स पहले था उतना फोर्स बाद में रहेगा। तो यहाँ जो तीसरा चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच के फोर्स को कभी भी प्रभावित नहीं करता है। तो अब भी इनके बीच में फोर्स क्या है, F फोर्स है। हालांकि ये हो सकता है Q1 Q3 के बीच में जो फोर्स है, Q3 Q2 के बीच में जो फोर्स है वो अलग अलग फोर्स हो,
ये हो सकता है, लेकिन Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स उतना ही बना रहेगा। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम लोग कि थर्ड चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिस्टर्ब द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स एज अर्लियर। जैसा कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स पहले था, तीसरा चार्ज पार्टिकल उस फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो एक प्रॉपर्टी हम लोगों के पास ये होती है। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे है उसको अगर हम लोग निकालें तो हम किसका केस ले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का केस लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आप लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो कि हमारी जो न्यूक्लियस होती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और आप लोगों को पता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। और इस अट्रैक्शन के कारण ही क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये देखें कि इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना निकल सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे जो फोर्स होगा हमारे पास वो निकाले हम लोग। K की वैल्यू लिखता हूं मैं किसके बराबर, 9 गुना 10 की पावर 9 के बराबर। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो एक जैसा होता है, सिर्फ अपोजिट होता है साइन के अनुसार। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हालांकि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का वो हमेशा एक जैसा होता है। तो मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19, और प्रोटॉन पे भी कितना है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। तो Q1 की Q2 से गुना है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, ये 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर हो जाता है। और आप ये मान लीजिए जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो K सेल के लिए कंसीडर कर लेते हैं, वो 1 फर्मी मीटर के बराबर है, यानी कि 10 की पावर माइनस 15 मीटर के बराबर यहाँ डिस्टेंस है। देखिए मैंने कौन से फॉर्मूले में रखा, हमारे पास कूलॉम फोर्स क्या कहता है कि F बराबर है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के बराबर। K की वैल्यू कितनी है, 9 गुना 10 की पावर 9। एक इलेक्ट्रॉन पे एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो न्यूमेरिकली यानी कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमेशा बराबर होता है। तो ये 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम यहाँ चार्ज है, इसलिए ये इसका स्क्वायर हुआ। और डिस्टेंस एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की हम लोगों ने मान ली कितनी है, मान लीजिए 10 की पावर माइनस 15 मीटर मैंने डिस्टेंस मान ली। ये न्यूक्लियर साइज भी बोलते हैं हम लोग इसको। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो -15 है, कितना हो जाएगा, -30 ऊपर चला जाएगा। तो आप लोग देखोगे यहाँ ये हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर 9, और 1.6 का जो स्क्वायर है वो 2.56 हो जाएगा, और गुना में 10 की पावर माइनस 38 है, ये -38, और यहाँ से माइनस जो 15 है वो ऊपर, -15 का जो स्क्वायर है -30, और ऊपर जाएगा तो +30 हो जाएगा। और आप लोग देखोगे ये आ जाएगा 9 गुना 10 की पावर 9, और गुणा में 2.58, और गुणा में 10 की पावर -8। इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2.58 की गुणा 9 के साथ, और यहाँ +9 है, यहाँ -8 है, तो कितना बचेगा, ये 10 बचेगा। और 25 की गुणा फिर यानी कि 10 की गुणा में इसके साथ करता हूँ, 25.8 की गुणा में 9 के साथ कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या जाता है, फोर्स आ जाता है। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में, तो हमारे पास Fg से मान लीजिए मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखा, और आप लोगों को पता है कैपिटल G की वैल्यू कितनी थी, 6.67 गुना 10 की पावर -11, और एक इलेक्ट्रॉन पे मास जो होता है वो 9.1 गुना 10 की पावर -31 होता है, और एक प्रोटॉन पे जो मास होता है 1.66 गुना 10 की पावर -27 किलोग्राम रहेगा। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिर से 10 की पावर -15 लिखें, और इसका हम लोग स्क्वायर करें। तो जब हम इस तरह की कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों को यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। और आप देखते हो कि जो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो न्यूमेरिकली हम लोग ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, और लगभग ये कितना होता है, 10 की पावर 36 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स।
मैंने सिर्फ आपको एक कंपैरिजन वाइज बताने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो कूलम्ब फोर्स है वो लगभग इतने न्यूटन के बराबर आता है, और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतने न्यूटन के बराबर आएगा। ये बहुत ज्यादा कम वैल्यू होगी। तो ये कंपैरिजन आप लोगों को शो करेगा कि कैसे जो कूलम्ब फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन से फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो आइए हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि यहाँ एक तरह का पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए। और हम लोगों का मानना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए जो इंटरेक्टिंग पार्टिकल है वो होता है फोटोन। और फोटोन आप लोग आगे जाके स्टडी करोगे, एक ये मासलेस पार्टिकल है, चार्जलेस पार्टिकल है, और फोटोन का हम लोग ये बोलते हैं रेस्ट में मास जो होता है वो जीरो होता है। तो फोटोन नाम से जो पार्टिकल्स होता है, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे को किसका एक्सचेंज करते हैं, फोटोन्स का एक्सचेंज करते हैं। किन का एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे को फोटॉन्स का एक्सचेंज करेंगे, और इनके फोटॉन्स के एक्सचेंज के कारण क्या होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये है हमारे पास किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। कल हम लोग जो स्टडी करेंगे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, साथ में हम लोग स्टडी करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो कल हम दो फंडामेंटल फोर्सेस को स्टडी करेंगे, एक तो हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स को। हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी कि आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो आसानी से सोल्व करवाते रहें, आसान लैंग्वेज के अंदर समझाते रहें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जितने भी जो साथी हैं वो आपके 11th क्लास के अंदर जो स्टडी करते हैं, आप कृपया करके उनको बोलिए कि आप डियर श्री गोहाना को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो बच्चे हैं उनका किसी प्रकार की पढ़ाई का लॉस ना हो और कंटिन्यू उनकी पढ़ाई चलती रहे। क्योंकि हमारी कोशिश ये रहेगी कि रोजाना आपको 1 या 2 लेक्चर फिजिक्स के प्रोवाइड कर दिए जाएं, यही हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। तो आज के जो टॉपिक थे वो इतने ही हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। अगेन थैंक्स।